ये देखते हैं 10वीं कक्षा का जीव विज्ञान एनसीईआरटी बुक से हमारा यह जो कोर्स जो अभी हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी बुक को बेस्ट बना गया है। एनसीईआरटी का जो बुक है उसका अध्याय 7.1 7वां अध्याय जो है वह है नियंत्रण एवं समन्वय पे। जीवों का नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है, इससे संबंधित है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 7.1 में हम लोग शुरुआत करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय का। ठीक, देखिए हम लोगों ने नियंत्रण समन्वय की चर्चा जब करना शुरू किया है तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जीवों के बारे में। तो जीव जिसे कहते हैं सजीव, तो सजीव का जो लक्षण है उन लक्षणों में मूल रूप से हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है? मूल रूप से ये दिखाई देता है कि सजीव में क्या है, तो गतिशीलता है, यानी वो गति करता है, किसी न किसी तरह का उसमें मूवमेंट है। चाहे आप कोई बिल्ली अगर दौड़ रही है वो देखो, या कोई बैठा हुआ भैंस केवल जुगाली कर रहा है, जो पॉज करता है ना, या आप किसी गर्म वस्तु को ऐसे छू जाता है हाथ, आप फट से पीछे खींच लेते हो। देखिए सिम्टम को ध्यान रखना है। और आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, टीचर हैं, आपको क्लास में टीचर हैं, तो आप अपने दोस्तों से जो बात करते हो वो फुसुर फुसुर बात करते हो, माने आपकी आवाज दूर नहीं जाती है। ये सारी एक्टिविटीज क्या है, कहीं ना कहीं गति है। और भी एक्टिविटीज आपको मिलेंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। मैंने किसी न किसी तरह से आपको लगता है कि सजीव अगर है जिंदा तो वो कुछ न कुछ क्या कर रहा है, एक गति है उसमें, यानी कुछ न कुछ काम कर रहा है, कुछ न कुछ मौसम दिख रहा है। नहीं, अरे भैया आप जैसे देखो ये हाथ है, अगर निर्जीव होता तो यूं गिर जाता नीचे, सजीव है तब तो यहाँ स्टेमिना है ना। अगर कोई मच्छर आ गया तो हमारा हाथ यूं ही चल जाता है, यूं ही चलता है ना, यूं ही नहीं चलता। मच्छर आया, आंख ने देखा है, आंख ने सूचना दिया है ब्रेन को, ये मच्छर हमला करने वाला है, इससे बचो, और वह फिर आदेश किसी न किसी रूप से इस हाथ को देता है और तब यह हाथ ऐसे करता है। ये क्या है, ये इसका मूवमेंट जो है ना, यही गति है। इस अध्याय में हम लोग इसी गति के बारे में, ये जो मूवमेंट आता है, यह जो एक्शन करते हैं हम लोग, जैसे और भी तरीका समझें, यूं ही आप प्रकाश में आते हो तो आंख आपका चुंधिया आ जाता है, आंख को मिचलने लगते हो, ऐसे ऐसे करने लगते हो। आगे चल रहे हैं कि रास्ता में कोई सांप मिल गया, अचानक से डर जाते हो, एक मूवमेंट आती है और पीछे भागते हो, हटते हो, दूर हटते हो। ये सारी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक ऐसी गति है, जो गति समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंफॉर्मेशन आपको ब्रेन को जाती है, मस्तिष्क को जाती है, और मस्तिष्क से पुनः एक आदेश आता है कि भैया यहां से भागो या ये एक्शन करो। इसका एक कंट्रोल है, नियंत्रण है, एक तालमेल है। एक सुई की धागा, सुई है, सुई में धागा पिरोना है, बहुत पतली छेद होती है ना, बहुत छोटा सा छेद होता है। आप क्या करते हो, देखते भी हो प्रॉपर, और हाथ का एक बैलेंस भी प्रॉपर बनता है कि प्रॉपर वे में इसमें वो धागा पिरोना जाए, पिरोना है। हाथ का भी बैलेंस है, नजर का भी बैलेंस है। यही है कॉम्बिनेशन, नियंत्रण करना और समन्वय स्थापित करना। समझिए, हम अपने हाथ को भी नियंत्रित करते हैं, इधर न जाए, इधर न जाए, प्रॉपर जगह पे जाए, और एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, समन्वय बनाते हैं कि यह जो है मेरा प्रॉपर जो धागा पिरोने का काम है वो बिल्कुल सीधे में हो, हमारा नजर भी वहीं टिका हुआ रहे, हमारा ब्रेन एब्सेंट नहीं हो वहां पे। ये सारी घटनाएं जो होती है ना, यह नियंत्रण और समन्वय की चर्चा कर रहे हैं। यह इसका पहला जो समझिए की पॉइंट यही है कि भैया गतिशीलता जीवों की पहचान है, चाहे वो किसी तरह की गति हो, चाहे वो दौड़ती बिल्ली भी हो सकती है,
जुगाली करना, जो भैंस जुगाली करता है वो भी हो सकता है ना। या कोई गर्म वस्तु को छू जाते हैं या कहीं डर जाते हैं, सारी स्थितियों में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है और यह जीवों की पहली पहचान है। पहला लाइन याद रखना है कि गतिशीलता जीवों की पहचान है। और एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा हम लोग यहाँ चाहेंगे बिल्कुल रियलाइज कर पाए हर बातों को, ताकि हमें अवधारणा विकसित इस रूप से हो पाए कि मुझे रटने से आज़ादी मिल जाए। मेरे टीचिंग का एक ये कंसेप्ट है कि आपको रट्टा मारने का काम घर पे बैठ के ना करके यहाँ हम लोग करें, इसका हम लोग काम करेंगे इस पे। तो यहाँ हम लोगों ने पहला सीखा कि गतिशीलता जीवों की पहचान है, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, दोनों गति करते हैं। आपने कभी देखा नहीं है इसको? हाँ देखा है आपने। एक जानते होंगे आप, छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई समझते हैं? अरे आप लोग उसको कभी देखे होंगे कि यदि कोई छुई मुई का पौधा है और वह अगर आपको गलती से उसके पत्ती अगर छुआ जाता है, अगर आप छू लेते हो किसी तरीके से, तो फिर क्या होता है? छूने के जस्ट ही छूने के बाद ये देखो आप, ये पत्ती है, इस पत्ती पे आपने ये उंगली ज्यों रखा, ये पत्ती सिकुड़ के छोटा हो गया। ये क्या है भैया? कहीं ना कहीं तो गति है, पौधों में भी सेंस है। अब वहां हम सेंस की चर्चा नहीं कर, उसके बाद में दिमाग है या तंत्रिका तंत्र है, ये चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभी कुछ मूवमेंट तो है ना कि नहीं। अब देखो आप थोड़ा सा इसको गौर से देखो, यह यहां ये मटर का पौधा दिखाया जा रहा है। मटर के पौधे में इसमें जो टेंडल्स निकले हुए हैं, इधर बड़ा बड़ा टेंडल्स है। यहाँ सपोर्ट अगर इस पौधे का नजदीक है तो यहीं से ये टेंडल इसको पकड़ के इसमें सपोर्ट लेगा और ऊपर बढ़ेगा। यहाँ अगर दूर में है तो ये टेंडल्स इसका, उसको प्रतान भी बोलते हैं हिंदी में, टेंडल्स भी समझे, या आगे लंबा बढ़ के सपोर्ट जहां है वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये भी एक तरह की गति है और ये पौधा में भी होती है। पौधा भी सजीव है, उनका लक्षण होता है, समझ रहे हैं ना। तो यही कहना चाह रहे थे कि यदि अगर कोई जीव है तो जीव का पहला लक्षण है कि गतिशीलता होगी। गति को जीवन से हमने क्यों जोड़ा, इसकी चर्चा कर लें। इतनी चर्चा मैंने किया, गति पे क्यों किया? तो भैया गति को पर्यावरण में जो परिवर्तन आते हैं उसके अनुकूल हमें अनुक्रिया करनी पड़ती है। देखिए इस लाइन को, गति को पर्यावरण में आए परिवर्तन अनुक्रिया सोचते हैं। यदि अगर आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हो? आप एक अनुक्रिया करोगे। ठंड लग रहा है, महसूस कर रहा है, तो गर्म कपड़े को ढूंढोगे, निकालोगे और उसके बारे में पहले सोचोगे आप ना कि गर्म कपड़े कहाँ है भैया, निकाल के दीजिए, मम्मी से मांगेंगे। सोचना आता है और फिर उसके बाद एक्शन करना शुरू करते हैं, काम करते हैं। वो गर्म कपड़ा आपके पास कैसे आ जाए उसके लिए प्रयास शुरू करते हैं। यही है पर्यावरण में। पर्यावरण का मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या? चर्चा करना चाहिए ना। पर आपके चारों ओर पर्यावरण, आपके जो चारों ओर का जो वातावरण है, जहां आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती है। जैसे आंख देखने का काम करता है, इस पेन को देखा आंख ने, यह पर्यावरण की घटना है। सांप आगे आपके रास्ते में, आपने पीछे हटा तो सांप का दिखना पर्यावरण का काम है। चींटी ने काट लिया, मच्छर ने काटा तो यहां दर्द हुआ, ये पर्यावरण की घटना है ना। ये समझने की चीज है। तो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन आते हैं उस परिवर्तन के अनुकूल हम लोग अनुक्रिया सोचते हैं। जैसे ठंडी थी, मजे में थे, कपड़ा ऊनी कपड़ा पहने हुए थे, गर्मी आ गया, ऊनी कपड़ा को लेके फेंक देते हैं, साइड कर देते, उसको पहनना पसंद नहीं करते हैं। ये परिवर्तन के अनुकूल अनुक्रिया एक्शन करते हैं आप। प्रत्येक जो भी आपके सामने में घटना हो दिखती है और उसके अनुकूल आप एक अनुकूल माहौल खोजने के लिए आप सोचते हैं, उसके अनुकूल एक्टिविटी करते हैं। यह एक्टिविटी जो है गति में शामिल होती है और यह कैसे नियंत्रित होता है, कैसे उसका कोऑर्डिनेशन होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है।
इसीलिए कहते हैं कि गति को जीवन से जोड़ने बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि गति को जीवन से क्यों जोड़ते हैं, तो गति को इसलिए जोड़ते हैं ना कि पर्यावरण में जो परिवर्तन आया है उसके अनुकूल अनुक्रिया करने के लिए हम सोच सकें। ठंडा लगा तो गर्म कपड़ा चाहिए, उसके लिए हम सोच सकें। ये काम है कि नहीं है? पौधा में, मटर के पौधा भी मैंने दिखाया, लत्ती वाला पौधा होता है ना, वो एक सपोर्ट निकालता है ना, टेंडिल्स बढ़ के लत्तर जो होता है ना, वो पकड़ लेता है। लत्ती मीन्स बेला, कुछ लोग बेला के नाम से जानते हैं। सजमन, घीरा, ये सब जो होते हैं लत्तर वाले पौधे होते हैं, है ना। तंत्रिकीय नियंत्रण बहुकोशिकीय जीवों में ठीक है, जीव में होती है। ठीक, अब यहाँ जो नियंत्रण होता है इसके लिए क्या होता है, एक नियंत्रण सिस्टम बना होता है। वो सिस्टम क्या होता है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे शरीर में क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है, नहीं जैसे कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करते हैं, और फिर उत्तक मिलकर क्या करते हैं, तो अंग का निर्माण करते हैं, और फिर अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी अंग तंत्र जिसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अंग तंत्र करते हैं। तो यहाँ यह जो अंग तंत्र होगा यह तंत्रिका तंत्र होगा। अब तंत्रिका तंत्र क्या है, इसको हम लोगों को अब समझने की कोशिश करना है। देखो, आपको जब यहाँ चींटी काटा, सूचना यहाँ पहुंची, कैसे पहुंची, तो यह स्किन क्या है, यह त्वचा क्या है, एक संवेदी अंग है। यहाँ किसको ग्राही कहते हैं। यह ग्राही होता है, यानी एक्सेप्टर होता है, सूचना को ये लेता है, और लेने के बाद यहाँ से एक तार समझिए कि पूरे शरीर से होता हुआ हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तंत्र, तार, एक जाल है, नेटवर्क है, एक नेट तैयार है जो पूरे शरीर के हर अंगों से, जो हर सेल से, हर कोशिका से, हर उत्तक से, हर अंग से जुड़ता हुआ एक तंत्र बना दिया है। और यह तंत्रिका तंत्र हमारे मस्तिष्क जो हेड ऑफिस है ना, वहां तक हमारी बातों को पहुंचाता है। क्या बोलेंगे, मस्तिष्क तक, है ना, मस्तिष्क तक हमारी बातों को पहुंचाती है, और फिर वहां से हमारे अंग तक वह सूचना आती है, जहां हम एक अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, है ना। तंत्रिका नियंत्रण समन्वय में याद रखने का चीज कि वो कोशिकीय जीवों में होता है, और इसके लिए क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हम लोग उसको ये करते हैं, मन नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र का हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से करते हैं ना, तंत्रिका नियंत्रण, तंत्रिका तंत्र। बहुकोशिकीय जीवों में तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। नोट करने का चीज ये नहीं है, शायद दिमाग को नोट कराइए ना। बहुकोशिकीय जीवों में तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। चलिए ना, हम लिख ही देते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। भैया, ये तो एक पहलू की मैंने चर्चा किया। दूसरा पहलू है रासायनिक नियंत्रण समन्वय। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय काफी महत्वपूर्ण है। कहा था ना, रोने के लिए अश्रु की थैली होती है ना। आप पाचन की चर्चा मैंने किया था, पाचन की क्रियाएं होती है तो पाचक रस जाता है,
हाँ, और भी चीज समझो ना, जब आप 16 वर्ष में पुरने वाले हो तो मूंछ आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, एक हार्मोन है जो रासायनिक संरचना, रासायनिक पदार्थ है जो उम्र आने पर आपके शरीर में वो विकसित होती है और वह अपने उस हार्मोन को हमारे रक्त में, हमारी कोशिकाओं में देती है। फलस्वरूप मूंछ आने लगते हैं, दाढ़ी आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं। यह रासायनिक पदार्थ क्या है? तो हार्मोन है। चलिए इसको नोट कीजिए, क्या है? हार्मोन। याद रखना है, हार्मोन। ये रासायनिक पदार्थ क्या है? तो हार्मोन है। और हमारे शरीर में ये हार्मोन जो होती है ना, उसकी क्या है? तो ग्रंथियां होती है। उन ग्रंथियों में जो है सो हार्मोन पाया जाता है। उन ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? द पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि। इसको अभी नहीं बताएंगे। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको। ये बहुत सारे माने ग्रंथि पे जहाँ के हार्मोन निकलता है उसको क्या करता है? कंट्रोल का, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। समझ रहे हैं? और ये जो ग्रंथि है, हम लोगों ने चर्चा किया था ग्रंथि के बारे में। तो कई तरह ग्रंथि हो सकती है ना। वो हमारे जैसे आमाशय में त्वचा के अंदरूनी भाग में ही वो होता है, तो कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जो वो अपने आप जो है त्वचा या प्रद जो है वहां अपने आप वो क्या करता है? अंदरूनी भागों में अपने आप स्रावित हो जाता है, निकलने लगता है। अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे मुख में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, सालिविरी ग्लैंड। सालिवा, लार। जो ही देखा कोई मिठाई, मुंह से लार फटाफट टपकना शुरू हो जाता है, जी ललचाने लगता है, जी में पानी आ जाता है। वो क्या है? एक ग्रंथि है जहां से वो पानी निकलती है। यह क्या करता है? तो नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है। उत्तेजना को जगाता है, उसके अनुक्रिया करने के लिए वो क्या करता है? तो नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है। तो हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथि, यह दो को आप याद रखें। क्या क्या? हार्मोन, समझ में आ रहा है? हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये दोनों क्या है? तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय का भाग है। ठीक है? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय कहाँ? रासायनिक कौन सा होगा? हार्मोन वाला, हार्मोन के द्वारा जो काम होता है। और ये पौधों में भी देख सकते हो आप, क्या होता है ना, पौधा में एक एथिलीन केमिकल आता है जो ऊपर से छीट दोगे जल्दी पक जाता है। वो एक हार्मोन है जो फल को जल्दी पकाने का काम करता है, फल को जल्दी पकाने का काम करता है। आम अभी खाने का सीजन है, आम टोकरी में रखते हैं, उसमें थोड़ा सा कार्बेट डालते हैं, ढक देते हैं, 12 घंटा से पक जाता है। हमने क्या किया? एक रासायन का यूज किया। तो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किया ना आम को पकाने के लिए। बीमार पड़ते हैं तो दवा खाते हैं। क्या खाते हैं? दवाई में केमिकल होता है ना, वो केमिकल क्या करता है? हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको दूर करने का काम करता है। ताकत की गोटी खाते हो ना, प्रोटीन का पाउडर लेते हैं, क्या रासायनिक खाते हैं ना, विटामिन खाते हैं, रासायनिक खाते हैं ना। क्या करते हैं? समन्वय करते हैं। समझने का प्रयास इस तरह से कि नियंत्रण और समन्वय का दो रूप होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय और रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, है ना। नियंत्रण एवं समन्वय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। भैया मैंने कम से कम 25 बार बोला है, तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। आप कितनी बार बोले हो? आप बोलेगे तो जुबान बनेगी, बातें तो समझ में आ गई। रुकेगा कहाँ? नहीं रुकने वाला। रुकने के लिए आप भी बोलोगे तब ना होगा।
जुबान खोलो, बोलो। तांत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, दो प्रकार की नियंत्रण एवं समन्वय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होता है। तांत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन जो आता है कि एक कोशिकीय जीवों में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है, तो एक कोशिका के अंदर में ही होता है। यह दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखो। क्लियर है? देखिए, अब हम लोग देखते हैं जंतुओं में जो तंत्रीय नियंत्रण होता है, जंतु में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है, वह दो रूपों में हम लोगों ने चर्चा भी किया, तांत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। बस अब नीचे देख लीजिए, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है? पादप में केवल रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है। क्यों भैया? तो पादप में वो नर्व्स नहीं पाए जाते हैं, तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं कि पादप के यानी पौधा के जड़ में आप ऐसे चिट्ठी काटा तो उसके पत्ती में जाकर दर्द पहुंचा, ये नहीं होता है। कहने का मतलब वहां तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र नहीं होता है पादप में। पादप में क्या होता है? तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो पादप में तंत्रिका तंत्र हम लिख सकते हैं कि नहीं होता है। क्या कोई दिक्कत? पादप में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। जंतु में दो प्रकार का नियंत्रण समन्वय होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। जंतु में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं भाई बोलो मेरे साथ, आपको बोलना होगा तभी आप 100% कर पाओगे ना। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। जंतु में नियंत्रण समन्वय दो प्रकार का, तंत्रीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। पादप में नियंत्रण समन्वय, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। जी हाँ, इसको हमें करना है। अब हम कुछ और पॉइंट्स के आधार पर देखने का कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ अभी तक पढ़ा है, चर्चा किया है। कुछ और बातों को जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। देखते हैं हम लोग जंतु में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो जंतु में जो नियंत्रण समन्वय होता है, तो जंतु क्या सब हो सकता है? जंतु एक कोशिकीय भी होते हैं, हमने चर्चा किया था। बहुकोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय में सरल जीव भी होते हैं। सरल जीव मतलब कुछ ही कोशिकाओं को मिलकर के एक जीव का निर्माण हो गया है, जैसे हाइड्रा, पैरामीशियम, ये सब बहुकोशिकीय जीव हैं लेकिन बिल्कुल सरल हैं। इसके लिए विभिन्न अंगों का निर्माण इसमें नहीं हो पाया है। जैसे अमीबा की चर्चा करते हैं। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सॉरी, इसको तो चेंज कर देते हैं। अमीबा एक, आप जानते हो फिर भी लिखो, एक कोशिकीय जीव है। जब एक ही तो कोशिका है तो सारा काम कोशिका के अंदर ही होगा ना, चाहे वो खाना हो या मल विसर्जन करना हो, जी हाँ, या सांस लेना हो, सारा काम कोशिका के द्वारा ही होगा। चलना भी है ना, मूवमेंट भी, वो भी सारा होता है। आप जानते भी होंगे, पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। अमीबा कुटपाद के सहारे चलता है, कुटपाद के सहारे भोजन को पकड़ता है, विसरण के द्वारा सांस लेता है। सुनते जाओ, श्वसन क्रिया में मैंने पीछे पढ़ाया है पिछले अध्याय में, अमीबा सांस कैसे लेती है। जी, विसरण विधि के द्वारा सांस लेती है। ये सारा एक्टिविटी होता है। माने जितनी भी क्रियाएं हैं वह एक कोशिकीय जीव में कोशिका के अंदर होती है। क्लियर है? एक कोशिकीय कोशिका में जी, मैंने 25 बार बोला है, एक कोशिकीय जीव में कोशिका के अंदर ही होती है। आप कितना बार में याद रखोगे ये आप सोच लो ना जैसा। जी, आप सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय न्यूरॉन तथा हार्मोन के द्वारा होता है। चलिए अब आगे मेन पॉइंट पर, ये न्यूरॉन क्या है भैया?
ध्यान दिया, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र हमने बोलते जा रहे थे कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, ये तंत्रिका तंत्र का तंत्रिका तंत्र का जो इकाई है, तंत्रिका तंत्र का जो इकाई है वही तो न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या है? न्यूरॉन। आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं भैया। न्यूरॉन जो है ना, सबसे बड़ी कोशिका है। मतलब न्यूरॉन मिल करके एक तंत्र का निर्माण करता है। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है वह अंगों को मिल करके हम लोग उसका निर्माण, अंग मिल करके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इसकी चर्चा मैंने अभी किया है कि तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है वह कोशिका, उत्तक, अंग मिलकर के अंग तंत्र जैसे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ क्या है? यह न्यूरॉन है। कोशिका यहाँ कौन सा है? तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन मिलकर न्यूरॉन उत्तक बनाया, न्यूरॉन से निर्मित अंग बना, और न्यूरॉन से निर्मित अंग से अंग तंत्र बना। कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ चींटी काटा है तो वह त्वचा ने, वो ग्राही ने दे दिया न्यूरॉन को। न्यूरॉन का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, पहुंच जाता है ब्रेन तक। न्यूरॉन का नेटवर्क फैला हुआ है। तंत्रिका तंत्र बोलेंगे तो किसका जाल? न्यूरॉन का। जैसे मकान की चर्चा करते हैं, मकान किसका बना है? तो ईंट पे ईंट पे ईंट पे ईंट पे ईंट। ये शरीर बना हुआ है किसका? कोशिका पर कोशिका, कोशिका पे कोशिका, कोशिका पे कोशिका। और ये तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, ये भी कोशिका पे कोशिका, कोशिका कोशिका है। और उस कोशिका का नाम क्या है? तो न्यूरॉन। यानी हमारा तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? तो न्यूरॉन पे न्यूरॉन, न्यूरॉन पे न्यूरॉन, न्यूरॉन पे न्यूरॉन, न्यूरॉन पे न्यूरॉन, न्यूरॉन पे न्यूरॉन मिलकर के जाल बनाया, एक नेट तैयार किया, ताकि पूरे शरीर में कहीं भी सुई चुभे या ठंडा लगे या गर्मी लगे या मच्छर काटे या सांप काटे, सारी सूचना ब्रेन को मिलती है। अब ब्रेन उसके अनुकूल अनुक्रिया करती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? दिक्कत हो? नहीं होगा दिक्कत भैया। अगर दिक्कत है तो आप हमसे बात करो, साधन उपलब्ध है, उन साधनों के माध्यम से आप आए। ठीक है, चलिए। तो न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने यहां चर्चा किया। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? यहां लिख, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है ना, लिखा हुआ है। आगे बहुत ज्यादा चर्चा है, हम न्यूरॉन को बनाएंगे भी, न्यूरॉन के अंगों को भी देखेंगे, न्यूरॉन में सूचना कैसे पहुंचती है वो भी देखेंगे, है ना। देखिए, तो न्यूरॉन को याद रखना है हमें अभी याद रखना है न्यूरॉन और हार्मोन। और मैंने क्या कहा? हार्मोन। न्यूरॉन हुआ तंत्रिका तंत्र का अंग और हार्मोन हो गया रासायनिक नियंत्रण का। तो जीव में तंत्रिका तंत्र और रासायनिक दोनों होता है, नहीं, तांत्रिकीय और रासायनिक दोनों होता है, और पादप में केवल रासायनिक ही होता है। समझ रहे हैं? चलिए, हाँ, थोड़ा सा ये भी देख लें कि बहुकोषीय सेल जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है सेल जीवों में। और ये तंत्रिका तंत्र जो होता है वह कैसा होता है? बहुकोषीय जीव में तंत्रिका तंत्र जो है वह कैसा होता है? तो सरल जीव है तो सरल होगा, सरल जीव है तो कैसा होगा? सरल होगा। जैसे हमने हाइड्रा की चर्चा किया था, तो हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होती है। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है कि हाइड्रा में भी तंत्रिका तंत्र होती है। यह बहुकोषीय जीव है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा बहुकोषीय
सरल जोड़ देते हैं, सरल वो कोशिकीय जीव है। और तंत्रिका तंत्र यहाँ भी होती है। तो हाइड्रा एक कोशिकीय जीव में, कोशिकीय जीव में कोशिका के अंदर, बहुकोशिकीय जीव में न्यूरॉन और हार्मोन के द्वारा रासायन तांत्रिकीय नियंत्रण समन्वय एवं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होती है। कितना बार बोला, याद कितना बार रखोगे आप, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। भैया ये मकान बना हुआ है ईंट का, तो सारा जवाब दे ईंट पर। और ये तंत्रिका तंत्र जो बना हुआ है वह न्यूरॉन का, तो सारा जवाब दे किस पर, न्यूरॉन पे होगा कि नहीं होगा। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। संरचनात्मक, संरचना तैयार किया, तंत्रिका तंत्र का जाल आपके शरीर में बना, संरचना बना दिया। और ये फिर काम भी करता है ना, सूचना को पहुंचाने का, सूचना को फिर ला करके हाथ को ऑर्डर देने का। तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दोनों शब्द को नहीं भूलना है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। फिर से, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, है बता चुके हैं। न्यूरॉन शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिका तो सूक्ष्म होती है। अगर शरीर में खोजा है सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो ये दिखेगा। अब ये लंबी की चर्चा यदि करें तो थोड़ा सा आप एक न्यूरॉन की बनावट भी थोड़ा सा हम लोग देख ही लें। यहाँ भी इसको ध्रुमिका या डेंड्राइट कहते हैं। हम यहाँ केवल शब्दों को जो जरूरी है आगे याद करने का इसलिए करवा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ये तो इतनी बड़ी कोशिका बनी है। फिर यहाँ एक ये भाग यहाँ आके जुड़ जाएगा, आगे बताएंगे। ये इसका जाल, एक तंत्रिका बना, कोशिका बना, फिर एक कोशिका बना, यहाँ जुड़ जाएगा, फिर एक यहाँ जुड़ता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह का जाल बना होता है तंत्रिका कोशिका। इसलिए कहते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। आगे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी है। आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका मिलकर तंत्रिका उत्तक का निर्माण करते हैं। भैया कोशिका और कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है, तो तंत्रिका कोशिका मिलकर के तंत्रिका उत्तक का निर्माण करता है। क्या भारी है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हमारे शरीर का निर्माण हम लोग ने पिछली कक्षाओं से पढ़ते आया है कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कोशिका से हुआ है। अभी भी चर्चा मैंने किया है। कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, कई अंग तंत्र मिलकर के जीव का निर्माण हो जाता है। चलिए, तंत्रिका तंत्र मिलकर के तंत्रिका अंग का निर्माण करता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और मस्तिष्क आता है। देखिए आप, मैंने चर्चा किया भी है पहले कि तंत्रिका कोशिका मिलकर के एक जाल बनाता है, एक नेट बनाता है और वह मेरुरज्जु में पहुंचता है, मेरुरज्जु से मस्तिष्क में पहुंचता है। अब समझिए तो मेरुरज्जु क्या होता है और आगे बताएंगे। अभी थोड़ा सा एक झलक और, आपके मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क से लेकर के रीढ़ की हड्डी में पूरे नीचे तक जहां तक वो पहुंचता है, यानी सर से लेकर के नीचे वाले पोर्शन तक जो रीढ़ की हड्डी है ना, उस में मेरुरज्जु उसी को कहते हैं। उसमें एक लिक्विड पाया जाता है, एक द्रव्य होता है मेरुरज्जु, जो यहां से सूचना लिया, आंख से सूचना लिया, मेरुरज्जु को पहुंचाया। आप मेरुरज्जु क्या किया,
तो मस्तिष्क में जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क को पहुंचा देता है। मस्तिष्क जो आदेश दिया वो आदेश ला करके मेरुरज्जु के द्वारा फिर हमारे मांसपेशी तक पहुंचती है। तो कोशिकाएं की जो निर्माण होती है, तंत्रिका तंत्र के दो निर्माण होता है, एक सूचना ले जाने वाला रास्ता और दूसरा सूचना को वापस ला करके फिर इसको नया आदेश देने वाला रास्ता। हम लोग देखेंगे आगे। ये काम जो होता है, इसमें जो अंग का अंग तंत्र जो बनता है, तो इसमें तंत्रिका कोशिका जो मिलकर तंत्रिका उत्तक का भी निर्माण करते हैं, कह दिया मैंने, और मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु का जो निर्माण है वह तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु भी एक अंग है जिसमें ये तंत्रिका कोशिका अपना संवाद मैसेज देती है। मेरुरज्जु में जो तंत्रिका कोशिका है वो लेकर के ब्रेन तक पहुंचाती है। तो तीन अंग हुए, तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, ये तीनों तंत्रिका तंत्र के अंग हैं। मैंने कहा ना कि उत्तक, ध्यान दीजिएगा, कोशिका, उत्तक, उसके बाद अंग, अंग के बाद अंग तंत्र। तो ये उत्तक, उसे उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र जो बनता है, ये अंग तंत्र जो बना, तो इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? तो एक तंत्रिका कोशिका, एक दूसरा मेरुरज्जु और दूसरा मस्तिष्क। क्लियर? अब देखिए, तंत्रिका तंत्र संवेदी अंग से जुड़े रहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहाँ जुड़े रहते हैं? संवेदी अंग। संवेदी अंग कौन सा हुआ? आंख, नीड्स याद कराया अभी मैंने, नोज, नोज, ईयर, नोज, ईयर, आई, टंग और स्किन, एस, नीड्स। ये क्या है? संवेदी अंग है। संवेदी अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र संवेदी अंग से जुड़ा रहता है। संवेदी अंग कितने हैं? तो मानव में 5 संवेदी अंग हैं, और वो है नाक, आंख, कान, जीभ, त्वचा, यही संवेदी अंग है। देखिए, क्या मैंने भारी कुछ बताया? सारी बात तो पहले सब जानते थे। मैंने इसमें नोट किया 3 बातें जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन फिर याद कराना है आपको कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। दूसरी चीज ये कहा कि तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और मस्तिष्क ये मुख्य अंग हैं। 2 बातें हो गई। तीसरा, ये तंत्रिका कोशिका जो है संवेदी अंग से जुड़े होते हैं। 3 बातें। आइए, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, कोशिका, ये सब तो हो चुका है भाई। न्यूरॉन तो कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, तंत्रिका तंत्र का कोशिका है, सब कुछ है। याद करने का पॉइंट था कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और मस्तिष्क आते हैं। मानव में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे और कुछ पॉइंट को हम लोग देखें। सभी संवेदी अंग मस्तिष्क से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं भैया? डायरेक्ट है नहीं, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जुड़े होते हैं। यानी संवेदी अंग होगा, संवेदी अंग होगा, और फिर ये जुड़ेगा न्यूरॉन से, और न्यूरॉन से पहुंचेगा मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु में, इसके बाद मस्तिष्क में, है ना? हाँ, सभी संवेदी अंग में ग्राही होते हैं जो सूचना को तंत्रिका तंत्र में भेजती है। सूचना को सभी संवेदी अंग में ग्राही होती है। रिसेप्टर, ग्राही को क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। ग्राही को रिसेप्टर माने वह सूचना को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है यानी लेता है, और फिर तंत्रिका तंत्र में भेज देती है। जाइए, मच्छर काट लिए हैं, ये चमड़ा, ये त्वचा क्या किया? दर्द महसूस किया, और वो सूचना दे दिया तंत्रिका तंत्र को, भैया ले जाओ, अब इसको हेड ऑफिस पहुंचाओ। हेड ऑफिस जो ऑर्डर देगा वो काम करना। हेड ऑफिस से वापस आता है तंत्रिका तंत्र में, कहता है कि भैया इस मच्छर को इस हाथ से मारो। ये हाथ उठता है, इसको मारना शुरू कर देता है। समझ रहे फंडा ना जी? तो आगे देखिए,
तंत्रिका तंत्र में भेजती है। तंत्रिका तंत्र उस सूचना को मेरुरज्जु के रास्ते मस्तिष्क में पहुंचाती है। बातें तो बता दिया है। तंत्रिका तंत्र उस सूचना को मेरुरज्जु के रास्ते मस्तिष्क को पहुंचाती है। क्लियर है? अब तो नहीं भूलोगे आप क्या? और रिपीट करें। आई कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और मस्तिष्क आते हैं। यह संवेदी अंग से जुड़ा हुआ होता है। संवेदी अंग मस्तिष्क को सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। तंत्रिका तंत्र की सूचना मेरुरज्जु के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंचती है। छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है। आप क्या करोगे ना, अभी इस देखने के बाद इन बातों को मस्तिष्क में थोड़ा सा दोहरा लेना। जरूरत पड़े तो ब्रेक कर दो उसको, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और इस बातों को जितना अभी मैंने बताया उसको अब मैं ब्रेन में दोहरा लो थोड़ा सा, फिर नहीं भूल पाओगे भैया। इसके बाद जो बातें आपने समझ लिया है, अगर कॉपी पेन राइट डाउन करते हो तो और बेहतर होगा। आप इसको पॉइंट्स को नोट कर लिया करो, है ना, और बेहतर होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे मानव में तंत्रिका तंत्र। मानव में तंत्रिका तंत्र के लिए हम लोग अगले कक्षा में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके।